नमस्कार, मैं अनुज सोम। पर्यावरण के विषय में चर्चा हो रही थी इस वीडियो में, तो पर्यावरण को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रदूषकों के प्रकार। प्रदूषक मीन्स टाइप ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन किस टाइप की है, हिंदी में बोलते हैं प्रदूषकों के प्रकार। ठीक है, तो प्रदूषक जनरली एक तो हो गया मानव जनित प्रदूषण, दूसरा हो गया प्राकृतिक जनित प्रदूषण। ठीक है, देखो जितना भी प्रदूषण है वो सब मानव जनित ही है ज़्यादातर, लेकिन प्रकृति भी क्या प्रदूषण फैलाती है? तो हाँ जी, प्रकृति भी प्रदूषण फैलाती है, लेकिन प्रकृति जो प्रदूषण फैलाती है, उसके जो प्रदूषण प्रकृति के द्वारा फैलाया जाता है उसे वो सेल्फ कंट्रोल भी करती है। लेकिन फिर भी इसकी भूमिका भी पर्यावरण प्रदूषण में, चूंकि एग्जाम में आ रही है तो उसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राकृतिक प्रदूषण में पहला आता है वन अग्नि, या इसे आप वना अग्नि भी कह सकते हो। तो वन अग्नि में कौन कौन सी गैस आती हैं? एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका वन अग्नि में आती है। ठीक है, दूसरा जो प्राकृतिक प्रदूषण है वो है ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनो ब्रस्ट आप इसे कह सकते हो। तो ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस निकलती हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। तो देखो, सपोज करो ये आपका ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा निकलती है जलवाष्प मीन्स वाटर वेप। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है। एग्जाम में आ चुका है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है? तो जलवाष्प। तो जलवाष्प प्रदूषण किस तरीके से फैलाएगी? तो जलवाष्प वायुमंडल को गर्म करती है। जिस प्रकार मैंने CO2 के विषय में बात की थी, सेम ही प्रक्रिया इसके प्रति, ये भी उसी प्रक्रिया से काम करती है। तो जलवाष्प पर्यावरण प्रदूषण में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ये। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी से कौन सी निकलती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड के विषय में मैं शायद पहले मैंने जिक्र किया था, अगर नहीं किया तो फिर मैं रिपीट करता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रैकिंग गैस कहलाती है। कैसी गैस है? क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग मतलब पत्थर तोड़ने वाली। आगरा का जो ताजमहल है उसे सबसे ज़्यादा नुकसान इसने ही पहुंचाया है, और प्राकृतिक प्रदूषण में 20% की भूमिका इस गैस की है। जितना भी प्रदूषण है, प्रकृति नहीं, मतलब जितना भी प्रदूषण है जिसमें मानव जनित या प्राकृतिक दोनों आ रहा है, उसमें अकेले 20% का योगदान इस गैस का है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्रैकिंग गैस। ठीक है, UPPCS के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये गैस क्योंकि सल्फर इसके अंदर विद्यमान है तो ये आंखों में जलन भी पैदा करती है। हालांकि आंखों में जलन पैदा नाइट्रस ऑक्साइड भी पैदा करती है। ठीक है, और एग्जामिनर खासकर UPPCS में आंखों में जलन पैदा करने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में उन्होंने आंसर दिया है, क्योंकि बहुत सी किताबों में आंखों में जलन पैदा करने के लिए SO2 का जिक्र किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आयोग ने जो आंसर मानना है आंखों में जलन पैदा करने के लिए, वो SO2 की ना मान के नाइट्रस ऑक्साइड को मानना है। तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। खैर, फिर भी क्रैकिंग गैस है, पत्थर तोड़ने वाली, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट में जलवाष्प और SO2 की मुख्य भूमिका होती है। तो प्राकृतिक प्रदूषण है, क्योंकि मैं बता ही रहा था कि प्रकृति अपने आप को कंट्रोल करती है, तो ये प्रदूषण कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा तीसरा प्राकृतिक प्रदूषण क्या है आपका? दलदली भूमि से निकलने वाली गैस। दलदली भूमि से निकलने वाली गैस। अब दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से आपका मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ये गैस। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि तापमान गर्म करती है।
ठीक है। तो इस तरीके से प्राकृतिक प्रदूषण है। फिर से रिवाइज कर लो, वनाग्नि में कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज़्यादा जलवाष्प है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। दलदली भूमि से मैंने जिक्र किया है, कौन सी है? मीथेन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब जितना भी प्रदूषण है वो सारा का सारा क्या है? मानव जनित है। मानव जनित प्रदूषण में जैसे देखो वनाग्नि में भी आ रहा है, और मानव जनित प्रदूषण में भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी फैलाती है? CO। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ से CHSL के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आप ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो योगदान है वो 50% का है। ठीक है, दोबारा ध्यान से रखो, 50% का इसका है, 20% पर्यावरण प्रदूषण में योगदान इसका है। ठीक है, तो लगभग 70% जो प्रदूषण हो रहा है वो CO और SO2 के कारण होता है, और बाकी में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन यानी कि एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो अगर एग्जैक्ट बात करोगे, एग्जैक्ट फिगर की, तो 75.6% इसका उत्सर्जन होता है परिवहन से। कैसे? ट्रांसपोर्ट से कह सकते हो, परिवहन से। ठीक है, लगभग इसे 76% भी कह सकते हैं हम। अब अगर वो डिपेंड करता है ऑप्शन किस प्रकार के एग्जाम में पूछे गए। हालांकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और ये आया SSC वगैरह के एग्जाम में, ये UPPCS वगैरह के एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पर्यावरण प्रदूषण में योगदान क्या है, किस तरीके से ये हार्मफुल है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो आजकल चूंकि सर्दी पड़ रही है, जनरल अवेयरनेस का खासकर ध्यान रखना है, खासकर गांव इलाकों में, या फिर कहीं भी किसी भी जगह भी कह सकते हैं, स्पेशल गांव भी नहीं कह सकते। पहले क्या होता था कि गांव में लोग जो हैं कमरा बंद किया और अंगीठी जलाई और अंगीठी जला के सो गए। अब लकड़ी के जलने से भी, जैसे वनाग्नि में भी हमने जिक्र किया था, तो वनाग्नि में कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही थी, तो लकड़ी के जलने से भी ये गैस पैदा होती है। और बहुत से केसों में ऐसा देखा गया कि लोगों ने मकान बंद किया, अंगीठी जलाई, और पता चला कि अगले दिन जो है पड़ोसी किवाड़ उतार रहे भाई, मतलब पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। खासकर सर्दी के दिनों में ऐसा होता है। तो ध्यान रहे, जो भी ये इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इस चीज़ पर फोकस करना। जनरल अवेयरनेस ही ये है। जनरल अवेयरनेस का मतलब ही ये है कि आपके सराउंडिंग, मतलब आपके चारों तरफ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके प्रति आप कितना अवेयर हो। तो यहाँ चूंकि अभी मौसम भी सर्दी वाला है, और हर साल आए दिन अखबार में घटना देखने को मिलती है कि आज जो है फलानी जगह अंगीठी जलाई किसी ने और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इस पर विशेष ध्यान रखना। आइए जानते हैं किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए घातक है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी यहाँ से भी अगर आप थोड़ा और पॉइंट उठाना चाहो तो यहाँ से भी आप एग्जाम में याद कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि रक्त का रंग किसकी वजह से लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन, ये अब सभी जानते हैं, इतना कॉमन चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से हम फैक्ट निकालना चाहेंगे तो क्या फैक्ट होगा? खासकर वीडियो वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं, और या फिर जो लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम हैं, इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या क्वेश्चन आया था? हिमो के सेंटर में होता है Fe, और इसे हिम भी कह सकते हैं हम। हिम एक रंग वर्णक पदार्थ है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पिगमेंट। रंग वर्णक पदार्थ यानी कि जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है, वो है स्पेशली हिम। और ग्लोबिन ब्लड के अंदर पाए जाने वाली क्या है? प्रोटीन है। तो ये CTET के एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड के अंदर मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन। हालांकि और भी प्रोटीन विद्यमान है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन है अगर इसका जिक्र होगा तो कौन सी होगी? ग्लोबिन। तो हिमो के सेंटर, मैं अभी बता रहा कि हिम के सेंटर में क्या होता है? Fe यानी कि लोहा, और यही लोहा CO2 और ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये मुख्य भूमिका निभाता है।
ठीक, अब होता क्या है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड के विषय में बात कर रहे थे, तो होता क्या है देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 से 300 गुना ज्यादा सोल्यूबल है। सोल्यूबल मतलब घुलनशील है। दोबारा से फिर सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कंपेयर या अपेक्षा कितना 250 से 300 गुना ज़्यादा विलय है। तो ये ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन में घुल के ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता रखता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। यानी कि अगर आप ये हम डायरेक्ट सीधा अपनी भाषा में कहें कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में 4 या 5 मिनट भी अगर गुजार दोगे तो सीधा जो है खुदा को प्रिय हो जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो इम्पोर्टेंट है। होता क्यों है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है कंपेयर टू किसके, ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन की अवशोषित करने की जो क्षमता है, एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी ब्लड के अंदर है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। तो ये गैस एनवायरनमेंट में, अभी मैं जैसे पहले बता रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया है, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि स्ट्रेनगुलेटिंग गैस क्या है, या फिर स्ट्रेनगुलेटिंग गैस किसे कहा जाता है। स्ट्रेनगुलेटिंग क्या है, तो स्ट्रेनगुलेटिंग का अर्थ होता है क्या करना, गले को अवरुद्ध कर जाना, या फिर क्या करना, सांस रोकना एक तरीके से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गलघोटू गैस, यानी कि गला अवरुद्ध करना या सांस रोकना, तो इसे गलघोटू भी गैस कहा गया। इंग्लिश में जो कि क्वेश्चन पूछा गया एसएससी ने कि कौन सी गैस स्ट्रेनगुलेटिंग कहलाती है, तो आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से एनवायरनमेंट में 50% का योगदान करती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी पर्यावरण प्रदूषण वाली गैस कौन सी है जो खास नुकसान पहुंचा रही है, वो SO2 है। उसके विषय में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, अभी मैंने आपको बता दिया कि क्रैकिंग गैस कहलाती है। ठीक है, इसके बाद एनवायरनमेंट में कौन सी गैस है जो एनवायरनमेंट में मुख्य भूमिका निभाती है। हम जनरली आपने सभी ने सुना होगा इस गैस के बारे में, CFC, और आजकल जो भी तैयारी करने वाले हैं सभी जानते हैं इसके विषय में, लेकिन फिर भी इसके फैक्ट क्या हैं उसके विषय में हम जानते हैं। देखो, ये है क्लोरीन, दूसरी है फ्लोरीन, ठीक है, और ये है आपका कार्बन। तो चूंकि क्लोरीन तो रीन शब्द जो है जब हम शॉर्ट में बोलते हैं तो हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम रीन शब्द का उपयोग नहीं करते शॉर्ट में करते समय। ठीक है, एक्चुअल में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन मिलकर CFC का निर्माण हुआ। वर्ष 1930 में जब इसकी खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने कहा था कि सबसे सुरक्षित गैस है, लेकिन ये आज जैसे जानते हैं हम, ये ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अब ओजोन परत में CFC, अब यहाँ से आजकल क्या है, ये तो सभी जनरली नॉलेज इतना सभी रखते हैं, लेकिन इसमें फैक्ट क्या है वे आजकल एग्जाम ने थोड़ा सा डीप पूछना शुरू कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन गैस ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। कौन सी को? ओजोन को। कैसे पहुंचाती है ये देखते हैं अभी हम। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अपना पृथ्वी का अपना एक एनवायरनमेंट है, वातावरण है। तो पृथ्वी के वातावरण में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना है, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और अगर इसमें भी अगर आप डीप जाना चाहोगे तो खासकर UPPCS वगैरह की, तो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसकी डेंसिटी सर्वाधिक होती है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर आप छोटे की तैयारी कर रहे हो तो आप 20 से 35 जान कर सकते हो। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल को आपको स्ट्राटोस्फीयर भी याद रखना है, क्योंकि आजकल जो है एग्जामिनर ड्यू लैंग्वेज में इल्झाने का प्रयास करता है। जैसे UPPCS में एग्जाम में आया कि ओजोन गैस कौन से वातावरण पाई जाती है। अब उसमें हिंदी वालों के लिए समस्या थी कि उसमें हिंदी में दे ही नहीं रखा था, दिया ही इंग्लिश में था। तो स्ट्राटोस्फेयर में ये पाई जाती है, जिसे हिंदी में हम समताप मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा क्लोरीन के विषय में बता रहा था। तो होता क्या है, देखो, ये हमारे
ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस क्या करती है, क्लोरीन गैस माइनस टेम्परेचर पे, अब ध्यान रखना है कि मैं कोई केमिस्ट्री का कोई रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल आपको फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये कोई बैलेंस करने की आपको समीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन गैस माइनस टेम्परेचर पर O3 से क्रिया करती है, ठीक है। क्लोरीन गैस माइनस के टेम्परेचर पे O3 से क्रिया करती है और इसको O2 में कन्वर्ट करती है, यानी कि ऑक्सीजन बना देती है। क्योंकि हम, अगर आप जानते होगे तो, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस क्या करती है, ओजोन के एक परमाणु को नष्ट करती है और इसे काय में कन्वर्ट करती है, ऑक्सीजन में। तो जो लेयर बनी हुई है वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आसानी से आ सकती हैं। ये अल्ट्रावायलेट किरणें कौन कौन सी हैं, UVA, UVB और UVC, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है UVC, जिसके कारण मोतियाबिंद और त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर जैसी समस्या पैदा होती है। ओजोन परत UVC को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि यहाँ है ये, तो ओजोन परत क्या करेगी, जैसे ही सूर्य की किरणें आई, इन किरणों के रूप में आई, तो ओजोन परत क्या करेगी, इसे परावर्तित कर देगी वापस। लेकिन अगर CFC का इस्तेमाल जैसे हम कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ रेफ्रिजरेटर वगैरह में, अगर ज़्यादा CFC का इस्तेमाल हुआ तो CFC में उपस्थित क्लोरीन गैस ओजोन को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, उसकी एक लेयर को ख़त्म कर देगी। तो ये जो आने वाली रेज हैं जिसे O3 प्रोटेक्ट कर रही है और वापस भेज रही है, ये पृथ्वी पर आएंगी और उसकी वजह से क्या, मोतियाबिंद और आपका त्वचा का कैंसर, ये समस्या पैदा होगी, ठीक है। तो यहां अगर एक और अच्छा फैक्ट आप याद कर सकते हो, तो आप याद कर सकते हो कि क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणु को नष्ट करता है। तो ये फैक्ट आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आने वाले पोर्शन में